नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं। देखिए इसी प्रकार का हिंदी का प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर दे रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि हूबहू आपके पेपर में आ जाए। अभी जो 8 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, हिंदी का लेवल ठीक ठाक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी को बढ़िया से तैयार कर लीजिए आप सभी। शब्द, अलंकार, छंद, मुहावरा, लोकोक्ति, उसके बाद जो है कि संधि विच्छेद हो गया, वर्ण हो गया, ये सभी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी वीडियो में पूरा प्रश्न को याद ही कर जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के भेद हैं। देखिए शब्द शक्ति की बात किया जाए तो शब्द शक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है बिहार डीएलएड में, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, शब्द शक्ति को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। तो देखिए शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसी क्लास में सारा प्रश्न को याद कर जाना है और कोशिश रहेगा कि इस प्रकार से आपको बता दें कि चीजें आपको याद रहे लंबे समय तक। तो आप सभी कह सकते कि भैया जी 52 वर्णों की संख्या है। 52 वर्ण कौन कौन सा है? 13 आपका स्वर हो जाएगा, 33 आपका व्यंजन हो जाएगा, 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन में कौन सा होता है? अक्षा, तरा, ज्ञा और उसके बाद श्री होता है, श्री जो श्रृंगार वाला श्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा और 2 होता है आपका अनुस्वर और अविसर्ग होता है। बात समझे? तो कुल आपका 52 हो जाएगा। चीजें क्लियर है। अगला है गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। देखिए यहां पर बात किया गया गंगा में घर है, तो यहां पर जो है कि सीधा अर्थ की बात नहीं किया जा रहा है, यहां पर संकेत की बात किया जा रहा है। तो जहां भी संकेत की बात किया जाए, जहां भी मुक्त स्थान की बात हो, वहां पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 आपको गद्यांश दिया गया है और पूरा गद्यांश पढ़ के नीचे आपको आंसर बताना है। जब पूरा गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो यहाँ आप सभी को आंसर करना है कि श्री कृष्ण क्यों आए थे। तो देखिए श्री कृष्ण जो आए थे दुर्योधन को समझाने और युद्ध रोकने के लिए आए हुए थे। जब ये पूरा गद्यांश को पढ़िएगा तब समझ में आएगा आप सभी को। यहाँ पर देखिएगा मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमित पर लाने को और दुर्योधन को समझाने को। तो कृष्ण क्यों आए हुए थे? दुर्योधन को समझाने और युद्ध को रोकने के लिए। तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन है कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण को, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए अलंकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब कल्पना किया जाए किसी भी चीज को लेकर, ध्यान दीजिएगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या कह सकते हैं कि एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, जैसे कि कनक का अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है, धन भी होता है, धतूरा होता है। तो यहाँ भिक्षुक को लेकर स्वर्ण की बात किया गया है। और स्वर्ण किसके लिए है? ध्यान दीजिएगा, कनक के लिए। कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है। तो एक ही शब्द का अगर अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा हो जाता है। ध्यान देंगे। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, नदियां बह रही है। ये बिल्कुल सही आपका शुद्ध वाक्य है। यहां पर देखिए तारे निकल आए, गलत है। तारा निकल आए ये नहीं होगा, तारे निकल आए। तो तारा के स्थान पर तारे का उपयोग करना सही होता। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उद प्लस ऐ से ही उदय आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजन में कौन सा वर्ण होता है? देखिए संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजन में जो वर्ण होता है इसे हम सभी गुरु वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है लघु वर्ण और एक होता है गुरु वर्ण। तो जब संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजन से जो वर्ण बनता है उसे हम सभी गुरु वर्ण कहते हैं। बात समझे आप सभी? ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क याद रखिएगा। इसको आप डबल स्टार मार्क याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या होता है? शोक। हास्य नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, शोक होता है इसका अर्थ। याद रखिएगा ऑप्शन में डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रूपक अलंकार का उदाहरण बताना है आप सभी को। तो रूपक अलंकार में क्या बताएं आप सभी को? किसी के समान बताया जाए। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये सभी रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। आए महंत वसंत रूपक अलंकार है। मन का मटका का फिर भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। चरण कमल बंधु हरि राय में भी रूपक अलंकार है। तो तीनों को याद रखिएगा। आए महंत वसंत जहां देखने के लिए मिले रूपक अलंकार, मन का मटका का फिर रूपक अलंकार, चरण कमल बंधु हरि राय में रूपक अलंकार है। ध्यान देंगे आप सभी। और रूपक अलंकार को पहचानने के लिए क्या बताए थे कि जहां किसी वस्तु का तुलना अन्य वस्तु से कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, या उसके समान बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला है कि सोई सुमिरत नाम सुधासर पेखत पखी धरो में कौन सा अलंकार है? चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा और रूपक अलंकार भी होगा। यहाँ पर देखिएगा अनुप्रास अलंकार कैसे है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होता है, जैसे स है ना, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्लस में रूपक अलंकार कैसे हैं? तो यहाँ पर नाम को क्या बताया गया है? सुधासर बताया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि किसी के रूप में प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, किसी के समान बताया जा रहा है। नाम को क्या बताया जा रहा है? सुधासर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्री नाद कवित रस रस राग तिस रंग अमरुण बूढ़ी वृंदा जे बूढ़े सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? विरोध जहां प्रकट किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो अमरुण बूढ़ी वृंदा की बात किया गया है, जो वृद्ध नहीं है और उसे बूढ़ा बताया जा रहा है, जो वृद्ध नहीं है और उसे बूढ़ा बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? विरोध ही किया जा रहा है कि जो अब बूढ़ा नहीं है और उसको हम बूढ़ा करें कि नहीं तुम बूढ़ा हो, तो विरोध ही प्रकट किया गया यहाँ, तो वहाँ आपका विरोधाभास होगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने भोजन कर लिया। तो उसने भोजन कर लिया ये आपका कृत्यवाच्य है, तो वही कहा गया है कि उसने भोजन कर लिया वाक्य को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो उसने भोजन कर लिया ये क्या है? कृत्यवाच्य है, इसको अब कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया ये क्या है? कर्मवाच्य है। तो कर्म की प्रधानता होता है कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। बात समझ गए आप सभी? सी राइट आंसर होगा। अगला है आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? किसी जिम्मेदारी का ना होना, इसी को कहा जाता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कोई भी जिम्मेदारी ना होना। अगला क्वेश्चन है तीन बैर खाती थी वे तीन बैर खाती थी, इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए एक बैर का जो अर्थ होता है जो फल होता है, और एक बैर का अर्थ होता है जो समय होता है। कि एक बैर की यहाँ पर बात किया जो गया है, यहाँ तीन बैर की बात किया गया है, जो बैर एक फल होता है, और वहीं पर जो तीन बैर की बात किया गया है तो यहाँ भोजन करने की बात किया गया कि तीन बैर खाती है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग दे, तो वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यमनी और अंबर तल में, इसमें कौन सा आपका काव्य गुण है? तो यहाँ काव्य गुण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका प्रसाद काव्य गुण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी सरल हो गया, सरल हो गया, या कह सकते हैं कि स्वच्छ हो गया, या कह सकते हैं कि सहज हो गया, या कह सकते हैं कि जहां इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाए ना, वहां पर आपका क्या होता है? प्रसाद गुण ही होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद गुण का लक्षण देखने के लिए मिलता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध वाक्य की यहाँ पर बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, वह तो कब आया, ये आपका अशुद्ध है। सही क्या होगा? वह तो कब आ चुका है, सही होगा। वह तो कब कब का आ चुका है, कब का आ चुका है, ये आपका क्या होगा? सही होगा। ध्यान दीजिएगा। जबकि ये गलत है कि वह तो कब आया, ये गलत है।
उच्चारण करने से ही पता चल रहा है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, सही है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, सही है। मुझे अमृतत्व सजा है, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन में एक गलत है। अगला है पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रातः काल होना। पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है, जबकि पो का अर्थ क्या होता है? भोर का समय होता है, और पो फटना सुबह होना होता है, याद रखेंगे आप सभी, यानी कि सूर्य उग जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर है? तो अप से अपमान बना है, ये आपका उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही है। तो यहां देखिएगा जो अप दिया हुआ है, और अप आगे में हम लगा दिए, अप उपसर्ग शब्द है और इसमें मान लगा दिए, तो क्या बन गया? अपमान बन गया। तो ये बिल्कुल ऑप्शन में ये वाला सही है आपका। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 20 है, थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी। कोटि मनोज लजाबन हारे, सुमुख कहू को अहि तुम्हारे, सुनी सनमय मंजुल बानी, सकुची सी मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी कि ये मेरे पति है। इसमें किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर मुस्कुराकर, यानी कि संकोच में मुस्कुराकर जो है कि सीता ने बता दी कि ये मेरे क्या है? पति है। तो इसमें व्यंग्यार्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो व्यंग्यार्थ अर्थ की प्राप्ति होती है इसमें, तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होता है, व्यंग्यार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, उसके बाद 1 मगन तथा 2 आपका भगन होगा। यहाँ पे गलत आपका टाइपिंग है, भगन। 2 भगन में 2 भगन के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन सा छंद होगा आपका? तो इसमें आपका मालिनी छंद होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरात्र में कौन सा समास है? तो देखिए नवरात्र में आपका द्विगु समास होगा, और द्विगु समास में क्या होता है? जहां आप सभी संख्या गिनती करने के लिए देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ 9 रातों की बात किया गया है, 9 रातों की यहाँ पर बात हुआ है, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, विभावना अलंकार होता है। वनवास में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए, वन में वास, वन में वास हो जाएगा। तो यहाँ पर में की बात किया गया थी, यह कारक विभक्ति है, और कारक विभक्ति किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। बात समझ गए आप सभी। अगला है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रेखांकित शब्द में पदबंध होगा। तो रेखांकित शब्द जो है आपका यहां तक है, रात को पहरा देने वाला, ये रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें जो हो जाएगा संज्ञा पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्यक्ति की बात यहाँ पर किया गया है कि जो रात में पहरा दे रहा था, तो रात में जो पहरा देने वाला था वो कोई व्यक्ति ही होगा, और व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा ही होता है, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं हिंदी का, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता था वो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस सेशन को कंप्लीट जरूर किए होंगे, और लास्ट में आपसे स्कोर बताइए कितने स्कोर कर